हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। और आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से आप इस वीडियोस पे अपना प्यार दिखा रहे हैं, तो निरंतर दिखाते रहे। मैं वादा करता हूँ कि इस तरह के वीडियोस डेली बेसिस पे आप तक पहुँचेगा और आपको लगता है ये वीडियो लाभदायक है आपके लिए, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इससे लाभ ले सकते हैं, उन तक भी पहुंचाने का कार्य आप ही का है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शेयर करिए, लाइक करिए, लेकिन अगर अच्छा लगता हो, अगर जरूरतमंद कोई बच्चा है उस तक आप जो है शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लुसेंट में प्राचीन इतिहास जब स्टार्ट किया था, उसका एक सेगमेंट, लगभग एक चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के साक्ष्यों के बारे में बात किए थे। ठीक है, आज जो है दूसरा चैप्टर, अध्याय तो स्टार्ट करेंगे, जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में, प्री हिस्टोरिक। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। बच्चों, जब हमने इतिहास शुरू किया था, तो इतिहास को अगर हम दो कालखंडों में बांटे या दो कारकों के आधार पर इतिहास को दो भागों में हम बांटे थे। एक था घटनाओं के आधार पर, और दूसरा है लिखित साक्ष्यों के आधार। ठीक है सर, तो दो आधार पर हम जो है इतिहास को बांटेंगे। तो जो इतिहास था, जो घटनाओं के आधार पे है, वो है प्राचीन, मध्यकालीन और तीसरा है आधुनिक। अगर हम लिखित साक्ष्यों के आधार पर बात करें, तो इसको भी तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, प्रागैतिहासिक। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा ऐतिहासिक। ठीक है, घटनाओं के आधार पर हम तीन भागों में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इसी इतिहास को लिखित साक्ष्यों के आधार पर बांटे, तो तीन कालखंड में ये पूरा का पूरा इतिहास बटा हुआ है, जिसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इसके बारे में, जो घटनाओं के आधार पर क्या साक्ष्य थे उसके बारे में पढ़े थे। आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम लिखित साक्ष्यों के आधार पर प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए। वैसे तो लुसेंट में चीजें लिखी हैं, या समझ लीजिए यहाँ पर, और लुसेंट के चीजों को आप समझते रहिए। वहां से फैक्ट को याद रखना है, तो वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है,
तो आप बस लुसेंट को ध्यान दीजिए, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो आप लुसेंट की चीजों को अपने आप याद रख सकेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 3 कालखंड है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और थर्ड वन है ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है सर, तो इसमें 3 भागों में हमने बांट दिया, जो कि कैसा है, लिखित साक्ष्यों के आधार पर, लिखित साक्ष्यों के आधार पर। ठीक है, तो 3 कालखंड, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। इस पे भी प्रश्न बन सकता है कि लिखित साक्ष्यों के आधार पर इनमें से कौन सा इतिहास का वर्णन नहीं करता है। 3 ऑप्शन दे देगा, कोई एक ऐसा ऑप्शन देगा जो नहीं होगा। तो आप तीनों के बारे में जानिए 3 ही पार्ट में, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल जो है, इसका क्या है सर, कोई लिखित साक्ष्य नहीं। क्या है, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं। जैसे हमने पढ़ा, पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है प्राचीन इतिहास की, तो जब खुदाई हुई उस समय की ऐसी चीजें मिली जिसके आधार पर हमने जाना कि उस समय मानव की जो स्थिति थी वो कैसी थी, उस टाइम के लोग कैसे थे, इसके बारे में जानकारी यहां से मिल जाती है। तो इसमें अगर हम जाने तो कौन सा एज होगा, इसे स्टोन एज भी कहते हैं, या पाषाण युग को रख सकते हैं, पाषाण युग। फिर आते हैं सर दूसरे कालखंड में, ये क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। जब काल का हम वर्णन करते हैं, पुराने से नए की तरफ बढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आगे के समय में इंप्रूवमेंट होता है। जो साक्ष्य मिल रहे हैं, अब हमारी तकनीकी इतनी अच्छी हो गई है, हम और अच्छे लेवल के साक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं, या इससे की अपेक्षा और बेहतर आगे बढ़ गए हैं। इसका मतलब प्रागैतिहासिक से और आगे की बात हम साक्ष्यों में पाएंगे। तो साक्ष्य क्या थे मिलेंगे जो हमें, वो क्या होंगे सर, लिखित होंगे, लेकिन क्या होगा, अपठनीय। ये साक्ष्य हमें मिले तो उस टाइम के कुछ इंक्रिप्शन मिला, हमको लिखा गया है किसी न किसी चीजों पे, लेकिन वो क्या है, हम उसके बारे में आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, या अभी उसकी भाषा को पढ़ा जाना एक टास्क है, जिसपे हमारे भूगोलवेत्ता, हमारे जो मॉर्फोलॉजी वाले लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी तक पढ़ा, जिस दिन पढ़ा जाएगा तो हो सकता है इतिहास की कुछ ऐसी रोचक जानकारियां और मिले जो आजकल हम लोगों के सरदर्द बढ़ा सकता है, मतलब हमारे एग्जामिनेशन में सरदर्द बढ़ा सकता है, ये चीजें बढ़ जाएंगी। जैसे करंट अफेयर्स में घटनाएं, नीतियां बहुत कुछ आती रहती हैं, बहुत आम लोगों को से उसका मतलब नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को अपडेट होना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्सा ये आती है, बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, बच्चों को गुस्सा कभी ये आती है कि कहाँ कहाँ से चीजें आ रही हैं, हमारा सिलेबस बढ़ा रही है। लेकिन बेटा जीएस एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप जो है मैथ, रीजनिंग की अपेक्षा आसानी से नंबर को गेन कर सकते हैं यदि आप उसको समझ के पढ़ें। जिस दिन रटने की कोशिश करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हार दिखेगा। चलिए लीक से आगे नहीं हटते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है आदि ऐतिहासिक काल, मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का क्या है, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन क्या है ये अपठनीय है, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसका मतलब है प्रागैतिहासिक काल से थोड़ी अच्छा काल आ जाएगा। इस समय हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता, ये वही सिंधु घाटी सभ्यता है जिसमें हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के नगर भी थे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, वहां की संस्कृति को जानेंगे जब इसको हम पढ़ेंगे। फिर आता है सर ऐतिहासिक काल। यहाँ पे तो लिखित लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन यहाँ भी क्या होंगे, लिखित साक्ष्य मिलेंगे। क्या होगा, ये भी क्या होगा, लिखित साक्ष्य होगा, लेकिन क्या होगा ये सर, ये पठनीय होगा। क्या है ये पठनीय है, जिसको पढ़ा जा सकता है। और इस कालखंड को देखें तो वैदिक युग से, वैदिक युग से अब तक की जानकारी, ठीक है। तो तीन कालखंड, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल में क्या था, हमें ऐसे साक्ष्य मिले जिसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। और उसमें अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे, हम स्टोन एज की बात करेंगे, हम पाषाण युग की बात करेंगे। दूसरा आता है आद्यैतिहासिक। आद्यैतिहासिक ऐसा ऐसा पीरियड जिसमें हमें क्या होता है, साक्ष्य तो मिलते हैं, वो भी लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो अभी तक एक टास्क है, वो अपठनीय है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा आता है ऐतिहासिक, इसको कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड, और इसमें लिखित मिलते हैं, लिखित के साथ साथ ये क्या है, पठनीय है। और अब तक जो वैदिक युग से अब तक का इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, इन्हीं ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम प्रागैतिहासिक काल में स्टोन एज को पढ़ेंगे कि मानव का विकास कैसे हो रहा है, मानव कैसे निरंतर चीजें आगे बढ़ा रहा है, कैसे किस समुदाय में रहता है, उसका आवास क्या था, कैसे धातुओं की पहचान होती है, उस टाइम कृषि की व्यवस्था कैसी थी, आखिर जो मानव थे खाना कैसे खाते थे, आखिर भोजन कहाँ से मिलता था, आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ, कुल्हाड़ी का आविष्कार कब हुआ, और मानव जैसा दिखने वाला जो प्राणी है वो कब मिला। तो इन्हीं विषय के में हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछता है कि आखिर ये साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले। तो हेडिंग नोट डाउन कर लीजिए, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल को भी हम दो भागों में बांटते हैं, और इसी प्रागैतिहासिक काल में मानव का
जो होमोसेपियंस है, जो मानव, शुद्ध मानव जो हम लोग हैं, होमोसेपियंस, वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। ये भी प्रश्न पूछता है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। आज से लगभग 3 लाख वर्ष पहले इनके साक्ष्य, ये कंकाल कुछ मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? तो सर, ये कंकाल के जो साक्ष्य मिलेंगे हमें अफ्रीका वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। तो वहां जानते हैं कि मानव का जो है विकास हुआ। इसी प्रागैतिहासिक काल को हम 3 कालखंडों में बांटेंगे। जैसे मैंने बोला था, प्रागैतिहासिक और पाषाण काल। पाषाण काल को भी पूरा 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, या इसको यहां पे लिख सकते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को 3 में, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज या पीरियड कर लीजिए, और थर्ड है नवपाषाण काल। नियोलिथिक पीरियड पीरियड। तो प्रागैतिहासिक काल मतलब स्टोन एज, और स्टोन एज को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और इसके कालखंड की बात करें, 25 लाख वर्ष, 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 BC मतलब ईसा पूर्व, और 10,000 से 8,000 BC, और ये जो है 8,000 से 4,000 BC का कालखंड है। इन 3 कालखंडों में साक्ष्यों के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट दिया। ठीक है। जो पाषाण युग में, अच्छा एक चीज बताइए, हम बोलते हैं हमारा जो पूर्वज है वो क्या है? बंदर थे। पहले बंदर की जो प्रवृत्ति देखेंगे, उसके 1 पूंछ, 2 पैर, 2 हाथ, चेहरा काला, धीरे धीरे प्रगति लाल भी दिखते हैं आपको, और ये झुक के चलता था। धीरे धीरे वो दिमाग, मानव की तरह दिमाग उसका नहीं था। विज्ञान में पढ़ेंगे, उसके दिमाग को भी नापा जाता है, कितने सीसी का दिमाग था, आगे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, तब होमोसेपियंस आएगा। तो झुक के चलता था, धीरे धीरे उसकी अवस्था चेंज होती गई। मतलब एक ऐसा समय आएगा, कुछ एक ऐसा मानव मिलेगा जिसमें मानव और बंदर के भी क्या पाए जाएंगे? गुण पाए जाएंगे। क्या होगा? मानव और बंदर के भी गुण पाए जाएंगे, और उसके बाद क्या आएगा? मानव बनेगा, मतलब ह्यूमन बनेगा। ठीक है। तो बंदर से मानव बनने में एक ट्रांजिशन पीरियड है, जिसमें मानव और बंदर का गुण पाया जाएगा। ऐसा भी एक प्राणी पाया जाएगा जिसे ह्यूमन एप कहते हैं, या मानव कैपी कहते हैं। ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं
इस तरह का साक्ष्य पाया गया प्रागैतिहासिक काल में। और ये पहले असम क्षेत्र में इनका क्या हुआ, साक्ष्य हमको असम क्षेत्र से मिल रहा है। और उसका नाम था, जो ह्यूमन एप पाया गया, उसका नाम था श्वेत, ऊपर लिख देते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, तो उसका नाम था श्वेत कपी, सॉरी श्वेत कपी, ठीक है। श्वेत कपी या ह्यूमन एप कहां पाया गया, तो असम वाले क्षेत्र में पाया गया। ये मानव और बंदर के बीच की कड़ी है। इससे प्रतीत होता है कि मानव का विकास उस टाइम में होना शुरू हुआ था, मतलब बंदर अब धीरे 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 कहां पहुंच रहा है, मानव बनने के कगार। ठीक है। दूसरा एक फैक्ट है इसी लूसेंट में कि मानव का जो पहला साक्ष्य मिला है कि मानव थे, तो मिला था नर्मदा व भारत की बात हो रही है। वैसे तो ह्यूमन बीइंग का जो है उद्भव है, जो हम साक्ष्य प्राप्त होता है वो अफ्रीका वाले क्षेत्र में प्राप्त होता है होमोसेपियंस का, लेकिन भारत में नर्मदा व सोन घाटी वाले क्षेत्र में इसका साक्ष्य मिलेगा। प्रथम मानव का जो साक्ष्य मिलेगा नर्मदा और सोन घाटी वाले क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है। फिर आता है कि इन तीन कालखंडों में किस किस चीज का आविष्कार होता है, कैसे कैसे पीरियड आगे बढ़ती है। छोटा सा कुछ फैक्ट थे आपको बताया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। प्रागैतिहासिक काल है और इस समय जो मानव मिलेगा, स्टोन न्यूज है, मानव मिलेगा तो क्या होगा, आखेटक होगा और क्या होगा, संग्राहक। इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, हंटिंग होगी और स्टोरिंग होगी। अगर मानव जीवन में जी रहा है तो उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूरत पड़ेगी, तो क्या खाएगा। जो साक्ष्य हमें मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि पहले का जो प्रागैतिहासिक काल का मानव, मतलब जो स्टोन एज का जो मानव था शुरुआती दौर में, मतलब पूरा पाषाण युग में, वो क्या करता था, शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था। क्या करता था, आखेटक मतलब क्या होता है, शिकार करके भोजन प्राप्त करना। शिकार से भोजन प्राप्त करता था और उसका संग्रहण करता था कि आगे वाले दिनों में हम अपना पेट कैसे भरेंगे। ठीक है। दूसरा, ये लोग आखिर मानव पाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रहेंगे, तो जब भी ये मिलेंगे आपको, उस टाइम जो साक्ष्य मिले हैं, पता चलता है ये क्या होते थे, झुंड में रहते थे। उनका झुंड में रहते थे, इसका मतलब इनका कोई अस्थाई निवास नहीं था। ठीक है। जो पूरा पाषाण काल युग के जो लोग, जो मानव मिल रहे हैं, उनका कोई अस्थाई निवास नहीं था। वो झुंड में रहते थे, मतलब खाना बदोश जिंदगी जीते थे। आज जहां चीजें मिल रही हैं वहां खाते थे, फिर अपना बसेरा कहीं और लेके जाते थे। इस तरह इनका जो जीवन है वो चलता था। ठीक है। मतलब इनका अस्थाई निवास नहीं था। ठीक है। लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन उनको आग का ज्ञान था। आग का ज्ञान हो गया था। क्या किए, आग का ज्ञान, वो तब माचिस या लाइटर इस तरह के कोई उपकरण नहीं थे जिसके द्वारा आग जला दी जाए। तो उनको दिमाग में, बंदर से ह्यूमन बन गए, इसका मतलब दिमाग उनके पास आ गया है,
तो दो पत्थर ऐसे रगड़ रहे थे और दो पत्थर रगड़ने चिंगारी जो आ रही थी उसे कोई चीज जलाए, वो जल गई। इसका मतलब उनको लगा कि कोई ऐसी चीज है जो जलती है, इस पे कुछ किया जा सकता है। मतलब जो शिकार करके आते थे चीजों को, उसको पकाकर भी ये क्या करते हैं, खाते थे। एक थे आदि मानव। आदि मानव क्या कहते हैं, साग पात पे रहते थे, मतलब जंगलों में जो कंदमूल था उसको खा के रहते थे। लेकिन जब मानव का विकास होता गया, वो क्या अगर शिकार करने लगा, छोटे छोटे जानवरों का, जीव जंतुओं का शिकार करने लगा, कंदमूल खाने लगा, तो आग का आविष्कार होगा तो क्या करेगा, वो कच्चा नहीं खाएगा। ठीक है, अब आता है अच्छा दूसरी दिशा, शिकार करते थे। इस शिकार में क्या करते थे, पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। जो साक्ष्य मिला है उसे पता चलता है जो शिकार करते थे उसमें पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसी पत्थर के औजार की खोज जो है 1863 में एक भूगोलवेत्ता थे, एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिसने सर्वप्रथम पत्थर के औजारों की खोज 1863 में की थी और बताया कि जो ये औजार थे वो क्या थे, पूरा पाषाण काल में मानव के शिकार करने के लिए या आखेट करने के लिए उपयोग करते थे। तो प्रश्न पूछता है, पहला वो व्यक्ति कौन था जिसने पत्थर के औजारों की खोज की थी? तो पहला व्यक्ति जो थे वो थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन डे एग्जामिनेशन से लेके यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, क्योंकि हम लोग का ऊपर ऊपर पढ़ के जाते हैं, बहुत अंदरूनी बातें नहीं याद रहती हैं, इसलिए याद रखिए 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा ये क्या किया गया, पत्थरों के औजार को खोजा गया। पत्थर से काम कर लिए। फिर आता है मध्य मेजो। मेजो आ गया, नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल के जो बीच का पीरियड है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। इसका मतलब है ये जो है पाषाण, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल का ट्रांजिशन पीरियड है और ये मध्य का काल है, इसीलिए मध्यकाल कहते हैं इसको। इसमें ट्रांजिशन पीरियड, इसमें क्या होगा, इसका भी कुछ गुण पाए जाएंगे और नए चीजों के भी यहाँ पे गुण पाए जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, एक भूगोल की दृष्टि से देखें, व्यवहारिक रूप में भूगोल के, एक ठंडा प्रदेश है, एक गर्म प्रदेश है और एक क्या है, दोनों के बीच का प्रदेश है जहां पे न तो ठंडा न तो गर्मी, एक ट्रांजिशन पीरियड है। या इसको और सरल भाषा में समझे, ऋतु परिवर्तन होता है, ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी, बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड आता है जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। उसी तरह उस काल में अगर हम बात करें, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच जो ट्रांजिशन स्टेज है वो क्या कहला रहा है, मध्य पाषाण काल। इसका कालखंड है 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी। इसमें क्या होगा, इसमें भी वो काम करेंगे, आखेट करेंगे, औजारों का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन थोड़ी सी तकनीकी बढ़ जाएगी। वही पत्थरों में यहाँ मिलेंगे नुकीले औजार, तरह तरह के शेप मिले होंगे। मान लीजिए कोई चाकू ही मिला होगा इस तरह का, तो इस तरह से उसको क्या कर दिया, पत्थर को ही काट के नुकीला बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, उस समय चित्रकारी का भी, उस समय जो है वो इसका भी ज्ञान रखते थे। ठीक है, तो नुकीले औजारों का आविष्कार हो गया। इसमें अब व्यक्ति क्या है, धीरे धीरे गुफाओं से, गुफा में
गुफा में रहने लगा, मतलब अस्थाई निवास की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है। अब थोड़ा बहुत इस पीरियड में आपको कृषि के साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन असली साक्ष्य कृषि के कहा मिल रहे हैं, नवपाषाण काल में। तो दो चीजें हो गई, अस्थाई निवास मिलने लगा, जो औजार पहले पत्थरों के मिलते थे पूरा पाषाण काल में, अब क्या हो गए, ये थोड़े अच्छे हो गए, मतलब नुकीले हो गए। ठीक है। और अब आते हैं इस पीरियड में, इस पीरियड में क्या होता है, अब जो मानव है और समृद्ध हो गया, और इसी में क्या होता है, कृषि का साक्ष्य हमको मिलेगा। इसका मिलेगा, कृषि का साक्ष्य मिलेगा। पहिए का भी साक्ष्य मिलेगा। ठीक है। इस समय के लोग अब क्या करने लगे थे, कृषि कार्य करने लगे, पहिए का आविष्कार इसी समय में हो रहा है, और उस समय का जो मानव है वो क्या कर रहा है, अस्थाई आवास बना रहा है। ठीक है। तांबे का ज्ञान अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तांबे की जानकारी आ जाएगी इनके पास। एक प्रश्न आता है कि इस युग में प्रथम बार तांबे का उपयोग किया गया, तो नवपाषाण काल में पहली क्या मिलती है, एक तांबे की कुल्हाड़ी मिलती, क्या मिलती है, तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, तांबे की कुल्हाड़ी मिली, ये प्रथम किसी धातु का औजार था। जो साक्ष्य मिला, प्रथम धातु का साक्ष्य हमें नवपाषाण युग में मिलता है। क्या मिलता है, तांबे की एक कुल्हाड़ी हमें साक्ष्य के रूप में मिलती है। और ये साक्ष्य कहाँ मिलता है, जगह होगा, पूछता है अति अतिर पक्कम में, कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है। अति पक्कम में तांबे की कुल्हाड़ी के जो साक्ष्य हमें मिलेंगे, मिल जाएंगे कहाँ पे, अति पक्कम तमिलनाडु में, तांबे के साक्ष्य नवपाषाण काल के साक्ष्य उससे हमको मिलते हैं। फिर आता है पशुपालन का भी साक्ष्य मिलेगा। और पहला वो पशु है जिसका साक्ष्य हमको मिलेगा, वो कौन होगा, वो होगा कुत्ता। कुत्ता भैया, जो कुत्ता है वो बहुत पहले से ही था, और पहले से ही जो है मनुष्यों के रखवाली करता था, मनुष्यों के साथ रहता था। अभी और आगे जब इतिहास में और आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में, देखेंगे मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल मिलेगा, क्योंकि दोनों को एक साथ दफनाया हुआ वहां मिलेगा। जैसे जैसे इतिहास में और आगे बढ़ेंगे वो चीजें हमको मिलती रहेंगी। मैंने बोला कृषि का भी साक्ष्य मिला, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब एक नोट डाउन कर लीजिए। तीन काल हम पढ़ लिए, जहां से जो ह्यूमन है उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। वो क्या था, स्टोन एज था, और स्टोन एज को भी हम तीन भागों में विभक्त कर दिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और क्या है, नौ पाषाण काल। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से क्या था, सर्वप्रथम किस
अनाज की खोज की गई या साक्ष्य मिला अनाज का, तो कौन सा था? गेहूं और जौ का। ठीक है, और दूसरा चावल का साक्ष्य मिलेगा। कहां से मिलेगा? कोल्डिहवा, यूपी, उत्तर प्रदेश। एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे क्या मिलता है हमें? कोल्डिहवा में क्या मिलता है? चावल के साक्ष्य मिलते हैं। तीसरा, तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ मिला? तो अतिरपक्कम, अतिरपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट फैक्ट है, सर्वप्रथम पत्थर के औजार की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। प्रथम मानव कपि कौन था? श्वेत गिब्बन। साक्ष्य कहां मिलेंगे इसके? असम में। फिर एक फैक्ट है, भारत में मानव का साक्ष्य मिलेगा हमें मानव का साक्ष्य मिलेगा हमें, हाँ ठीक है, भारत में मानव साक्ष्य नर्मदा सोन घाटी। ठीक है। अच्छा, इस टाइम में क्या हो रहा है? पूरा पाषाण काल कलाकृति। प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ मिलेगी? यह मिल रही है सर, पल्लवरम तमिलनाडु में। ठीक है, पल्लवरम तमिलनाडु में मिलेगी। तो इतने जो फैक्ट हैं जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले किस औजार का खोज की गई? तो वो क्या था? पत्थर का औजार था। वो पत्थर के औजार किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। किस सन में? तो 1863 में। गेहूं और जौ का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो गेहूं और जौ का साक्ष्य मिलता है हमें, कहाँ मिलता है? लिखा नहीं, मेहरगढ़। मेहरगढ़, बलूचिस्तान वाले रेंज में। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। सर्वप्रथम किस अनाज की खोज की गई? ऑप्शन दे देगा, गेहूं, चना, चावल
इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले अगर कोई अनाज का साक्ष्य मिलेगा हमें नौ पाषाण काल में, या जब कृषि स्टार्ट हुई तो कब मिलेगा हमें? मेहरगढ़ में गेहूं का साक्ष्य और जौ का साक्ष्य मिल जाएगा। उसके बाद चावल के भी साक्ष्य मिलेंगे नवपाषाण काल में। वो कहाँ मिलेंगे? ओल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। कई बार उत्तर प्रदेश टीसीएस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछ चुका है, गेहूं और जौ वाला। कई बार यूपीपी में और यूपीएसआई में कई बार पूछ चुका है। तो ये जो फैक्ट हैं वो आपके लूसेंट में लिखे गए हैं। अब चीजें समझ जाएंगे, इन फैक्टों को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप अगर फैक्ट याद करने का तरीका बताएंगे तो आप जब भी कोई फैक्ट बहुत दिन लग रहा है याद करने में, उसे क्या करें, आप किसी न किसी नोटबुक में उसको नोट डाउन कर लें और उसका रिवीजन बार बार करेंगे। जो आता है सो आएगा, आपको जो नहीं याद हो रहा है उसको एक नोट डाउन कर लें, वो धीरे 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 वो तिथि और वो फैक्ट जो है वो याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य हमको मिल रहे हैं वो साक्ष्य क्या थे? पठनीय लिखित साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन क्या है? अपठनीय है। अब क्या आता है? सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करेंगे। अच्छा, इस समय देखिए जब हम पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल में, उस समय कोई सिविलाइजेशन की सभ्यता का विकास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस समय के लोग बस अपने जीवन यापन करने के लिए किसी तरह कहीं पे रह के शिकार करके और खानाबदोश जिंदगी जीकर गुफाओं में रहकर अपने जीवन को काट लेते थे। लेकिन जैसे जैसे वो तकनीक में आगे बढ़ेंगे तो और मानव का जो लेवल है धीरे धीरे जब बढ़ेगा, वो क्या करेगा? अस्थाई निवास बनेगा। तब अस्थाई निवास जब देखते हैं, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, हम मोहनजोदड़ो की जब बात करेंगे, हम हड़प्पा की बात करेंगे, तो तरह तरह की वहाँ पे मकान मिलेंगे जो आज के भी आधुनिक युग के सोच के बराबर के मकान वहाँ मिलेंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिलेगा, स्नानागार मिलेगा, अच्छे अच्छे स्नानागार मिलेंगे आपको। तो कहाँ से मिलेंगे? तो मुझे आद्य ऐतिहासिक काल में पता चलेगा इसके बारे में। लेकिन अभी भी उसके बारे में पढ़ा नहीं जा सका है। वहाँ चीजों को देखकर या वहाँ पे जो चीजें मिली है बस कार्बन डेटिंग के द्वारा उसका अंदाजा लगा दिया गया है कि ऐसी चीजें रही होंगी। सत्य में है कि नहीं वो पता नहीं है। जिस दिन उस चीजों को पढ़ा जाएगा तो आपके पास भी एक ऑप्शन है कि आप भी ऐसा कुछ करिए कि आप भी अगर पढ़ सकते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी। आपका भी नाम एक वैज्ञानिक के रूप में लिखा जाएगा कि फलाना जो वैज्ञानिक है इसने जो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं उसका पठन कर लिया। ठीक है, तो इस चैप्टर में जाना मैंने कि कैसे मानव का विकास पूरा पाषाण युग से नवपाषाण युग तक हो रहा है। कैसे कैसे पत्थर के औजार से धातु के औजार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कैसे कैसे मानव अस्थायी आवास से अस्थायी आवास की तरफ बढ़ रहा है। मानव की प्रवृत्ति संस्कृति धीरे धीरे प्रगति कर रही है। इसके बारे में इन चैप्टरों में हम पढ़ रहे हैं। कल हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की, उसके बाद हम बात करेंगे नौ ऐतिहासिक काल की। दोनों की बात हो सकता है कल कंप्लीट, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा करना एक ही क्लास में आप लोग के समझ से बाहर होगी। जो अभी एक्चुअली में ये जो क्लास बन रही है एक बेसिक लेवल से बन रही है, थोड़ी स्लो चल रही होगी। आपको लग रहा हो थोड़ा स्लो चल रहा है, तो स्लो चलने में ही आपके फायदेमंद है ये, क्योंकि आपको समझ विकसित करना है। जब आपकी समझ धीरे धीरे विकसित होने लगी हम भी बहुत तेजी से भागेंगे। हमें फैक्ट पे ध्यान ना देके आपको समझाकर क्लास को एंड कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आगे की क्लास रेगुलर चलती रहे, तो आप लोग हमें रेगुलर करने के लिए अपना प्यार हमारे वीडियोस पे बनाए रहे और अपनी क्लास अच्छे से करते रहे, ताकि कोई दिक्कत ना हो, हमें भी वो ऊर्जा मिले कि हम लगातार क्लास बनाते रहें। लेकिन एक चीज आज आपको संदेश देना चाहूंगा, बेटा जिस दिन आप निरंतरता सीख लेंगे, जिस दिन अपने जीवन को डिसिप्लिन मैनर में रख लेंगे, कोई सफलता ऐसी नहीं है जो आपको मिल नहीं सकती। असफल वही व्यक्ति होता है जो अपने जीवन को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं जीता है, या जो पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, वो अपने जीवन में असफल हो जाता है। इसलिए असफलता से सफलता की सीढ़ी को अगर पार करना है तो आपको अपने जीवन को
डिसिप्लिन मैनर में रखना पड़ेगा और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। ना ऐसा ना रहे कि आप जब एग्जाम आ रहा है तभी पढ़ रहे हैं, अन्यथा के दिनों में आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोग फॉर्म भर रहे हैं और सीटें क्या होती हैं, सीमित होती हैं। जो इस चीज को पार कर जाएगा वो सेलेक्ट होकर आगे चला जाएगा, अन्यथा पीछे रह जाएगा। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग लाइक और कमेंट करके बताइएगा, और आज के वीडियो में भी अगर कोई कमी होगी तो बताइएगा, इसको और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आज क्लास बंद करते हैं। धन्यवाद।